इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। सो हम ऑलरेडी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, उसकी हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरिएशंस इन आईडी नाउ। ठीक है, अब बहुत सारे वेरिएशंस हैं आईडी के अंदर भी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर भी। जो सबसे पहला वेरिएशन है वो है माइल्ड आईडी। अब इसमें जो आईक्यू होता है बच्चे का वो अप्रोक्सीमेटली 70 टू 55 के बीच में रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे, बस इतना समझना कि जैसे जैसे बच्चे का वेरिएशन बढ़ेगा, मतलब बच्चा माइल्ड से मॉडरेट पे जाएगा, तो वैसे वैसे उसके लिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। सो यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है माइल्ड डिसेबिलिटी में, वो अपने पीयर्स से थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। मतलब जो चीज नॉर्मल बच्चा जो है वो 5 महीने में करेगा, जो माइल्ड का बच्चा होता है शायद वो 8 महीने में करेगा या 9 महीने में करेगा। ठीक है, ऑल्सो दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली एंड होल्ड जॉब्स इन फैमिलीज। हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही बस देरी आ रही है चीजों में, तो हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जॉब्स और फैमिलीज भी होल्ड कर सकते हैं आराम से। इसके बाद में आता है मॉडरेट। जो मॉडरेट आईडी है उसमें जो आईक्यू रहता है वो 50-55 से लेके 35 टू 40 के बीच में रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मतलब यहाँ पर बच्चों को लैंग्वेज एक्वायर करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑल्सो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी मोटर स्किल्स में भी प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों को हम सेल्फ केयर में ट्रेन कर सकते हैं, इन बच्चों को हम सिंपल सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ऑल्सो ऐसे बच्चों को मॉडरेट लेवल ऑफ सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। जैसे माइल्ड वाले क्या है, वो इंडिपेंडेंटली जॉब्स और फैमिलीज होल्ड कर सकते हैं, बट मॉडरेट वाले शायद ना कर पाए। उनको एक मॉडरेट लेवल ऑफ सुपरविजन की जरूरत है, मतलब कोई उसको चाहिए हमेशा सुपरवाइज करने के लिए। तो आप उनको मैक्सिमम 4-5 घंटे के लिए अकेले छोड़ सकते हो, बट उससे ज्यादा आप उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है सिवियर। सिवियर आईडी का जो आईक्यू है वो है 35 टू 40 से लेके ऑलमोस्ट 20-25 के बीच में। इसके बाद में आता है प्रोफाउंड। जो प्रोफाउंड आईडी होती है उसमें जो आईक्यू होता है वो बिलो 20 होता है या फिर बिलो 19 होता है। ठीक है, अब ऐसे जो बच्चे होते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। हम उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते। आपको खाना भी उनको अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, आपको टॉयलेट ट्रेनिंग भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग भी उन्हें नहीं दे सकते। बेसिकली जैसे एक बच्चे का सारा काम हम करते हैं, वैसे ही प्रोफाउंड वाले लोगों का हमें सारा काम करना पड़ेगा। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर द एंटायर लाइफ। ओके, इसके बाद में आ जाते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस पे। हमने वेरिएशन के टाइम पे लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक होते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड और एक होते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या डेफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम गिफ्टेड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं इनकी हायर परफॉर्मेंस होती है बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज। मतलब वो मोर देन एवरेज परफॉर्म करते हैं हर चीज के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल होती है, भगवान ने उन्हें गिफ्टेड भेजा है। ऐसे बच्चों के ऊपर जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1925 में लेविस टर्मैन ने किया था, जिसमें उन्होंने 1500 चिल्ड्रन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिनका आईक्यू जो था वो 130 था या 130 अबव था, ये जानने के लिए कि उनका ऑक्यूपेशनल लाइफ किस तरीके का है या फिर उनकी लाइफ में अडेप्टेशन वो कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। तो उनका लाइफ एडजस्टमेंट और उनका ऑक्यूपेशनल सक्सेस जानने के लिए ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लेविस टर्मैन ने किया था 1500 चिल्ड्रन पर। Now there is a difference between giftedness and talent can be a 2-marker question कि गिफ्टेडनेस और टैलेंट में क्या फर्क होता है। गिफ्टेडनेस का मतलब होता है ऐसे जो बच्चे होते हैं वो हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है या जिसमें भी उनकी पोटेंशियलिटीज है वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। while on the other hand जो टैलेंट होता है, टैलेंट किसी एक चीज में होता है। अब जैसे MS धोनी है, उसका क्रिकेट में टैलेंट है, वो गिफ्टेड नहीं है।
क्योंकि वो बाकी सारी चीजें बहुत एवरेज लेवल पे कर पा रहा है, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेल पा रहा है, तो वो उसमें टैलेंटेड है। गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वो हर चीज में अच्छे होते हैं, जिनको हम ऑलराउंडर्स भी बोलते हैं। ओके, सो अगर हम डिफाइन करें तो गिफ्टेडनेस इज एन एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज। टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट होता है। ऑन द अदर हैंड टैलेंट को अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ नैरोअर टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। एग्जाम्पल स्पिरिचुअल, सोशल, एस्थेटिक एक्सेट्रा। अगर हम टैलेंटेड बच्चों को हम कभी कभी प्रोडिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंट अकरिंग क्वेश्चन आता है वो ये है, डिफाइन गिफ्टेडनेस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेडनेस। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो गिफ्टेडनेस की मुझे सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। 4 नंबर में यूजुअली आएगा व्हाट इज गिफ्टेडनेस या डिफाइन गिफ्टेडनेस, और उसके बाद में एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेडनेस। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है आगे। गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी के अर्ली साइंस विजिबल होते हैं। इनफैंसी स्टेज में या अर्ली चाइल्डहुड में भी उनका बहुत ज्यादा लार्जर अटेंशन स्पैन होता है, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अटेंशन स्पैन होगा। गुड रिकॉग्निशन होगा, मतलब चीजों को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, और नोवल चीजें वो करना चाहेंगे, मतलब न्यू न्यू चीजें वो करना चाहते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट अगर उनका चेंज किया जाएगा तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, बहुत सेंसिटिव होते हैं इस चीज में। इसके अलावा ऐसे बच्चों में लैंग्वेज जो स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज की जितनी भी स्किल्स हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे नॉर्मल जो एक बच्चा है वो 2 साल की एज तक बोलना सीखता है प्रॉपरली, लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं साल, 1.25 साल या 1.5 साल में भी बोलना सीख जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो बहुत एडवांस होती है। क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी बहुत ज्यादा एडवांस होता है नॉर्मल बच्चों से। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लेते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो। इसके अलावा जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन करने की भी एबिलिटी बहुत हाई होती है इनमें, कि इनको पता चल जाता है कि 2 चीजें एक जैसी हैं या 2 चीजें डिफरेंट हैं या नहीं है। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा ओरिजिनल चीजें, मतलब क्रिएटिविटी होती है ऐसे बच्चों के अंदर कि बहुत ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ऐसे बच्चों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। सेल्फ एस्टीम हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है जो मोटिवेशन अंदर से आता है, बाहर से देने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं टू गेन नॉलेज। हाई लेवल इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, अपने आप से ही अपना चीजें सोचेंगे और अथॉरिटी को लेकर नॉन कन्फर्मिस्ट रहेंगे, मतलब आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे वो नॉर्मली हर किसी के साथ में। इसके अलावा बच्चे, ऐसे जो बच्चे होते हैं सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज करते हैं अकेले लॉन्गर पीरियड के लिए, ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज जो एक नॉर्मल बच्चा उनकी एज का नहीं कर रहा है और वो अकेले वो सारी चीजें करना पसंद करते हैं। दीज आर द साइंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब गिफ्टेडनेस को हम ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस से इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऐसे भी बच्चे हैं जो गिफ्टेड हैं लेकिन उनके एकेडमिक्स में वो अच्छे नहीं हैं, बाकी जगहों पे वो अच्छे हैं। तो ये सारी की सारी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकी जगहों पे भी काम आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में ही लगाएगा बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन अराइजेस, व्हाट कैन बी डन टू हेल्प गिफ्टेड चिल्ड्रन रीच देयर पोटेंशियल। क्या कर सकते हैं हम बच्चों को? अब इनके लिए बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। नॉर्मल अगर हम इतना अभी तक पढ़ चुके हैं कि आईक्यू जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस में आते हैं, इसलिए जो हमारे स्कूल्स हैं वो भी इस तरीके से हुए हुए हैं कि उनमें एवरेज चीजें ही पढ़ाई जाती हैं जो एक एवरेज बच्चा समझ जाए। इसलिए ऐसे बच्चों को हम ऐसे प्रोग्राम्स में डाल सकते हैं जहां पर इनकी पोटेंशियलिटीज को, इनकी गिफ्टेडनेस को पॉलिश किया जा रहा है, वरना वो नॉर्मल एवरेज स्कूल्स में जो है मीडियोकर बनकर ही रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट।
on the basis of mode of administration, the tests are divided into two: individual tests and group test. अब जो इंडिविजुअल टेस्ट है, नाम से समझ में आ रहा है, वो सिर्फ एक ही क्लाइंट के ऊपर होगा, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर होगा, एंड इसमें हमारे पास में रैपो बिल्डिंग का ऑप्शन होता है. So this is happening with single individual. This is happening with group. यहां पर हमारे पास में रैपो बिल्डिंग का जो है वो ऑप्शन है. यहां पर हमें रैपो बिल्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्रुप में हम किस किस से रैपो बिल्ड करेंगे. रैपो बिल्ड का करने का मतलब ये है कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल करवा रहे हो. अब बहुत बारी हमारे पास में बच्चे आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, तो हमें उन्हें कंफर्टेबल तो कराना पड़ेगा ना, तो इसलिए रैपो बिल्डिंग इंडिविजुअल टेस्ट में हमें काम आ जाती है, बट ग्रुप टेस्ट में हम रैपो बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल टेस्ट में हम वर्बल रिस्पॉन्सेज भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बारी जो बच्चे होते हैं मूडी होते हैं, कुछ कह नहीं सकते, वो कभी लिखेंगे कभी नहीं लिखेंगे, तो इसलिए अगर वो वर्बल रिस्पॉन्सेज भी दे देंगे या फिर ओरल रिस्पॉन्सेज भी दे देंगे तो हम एटलीस्ट लिख देंगे. लेकिन जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें तो हमें रिटन ही रखना पड़ेगा. इसके अलावा हमारे पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम ओरल रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है. On the basis of items used, the kind of items used, the intelligence tests are divided into three: verbal test, non-verbal test, and performance test. सो जो वर्बल टेस्ट होता है, इसमें ऑफकोर्स यहाँ पर हमें वर्बल रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे सामने वाले से. तो अगर वो हमें वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है तो हमें यहाँ पे लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी. दिस इज वर्बल टेस्ट. नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं, इसमें होते हैं पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस. ठीक है. So for example, इसमें से कौन सा पार्ट इसमें फिट होगा? बी वाला पार्ट इसमें फिट हो जाएगा आराम से. तो इस तरीके के पिक्चर्स और इलस्ट्रेशन जो हैं वो नॉन वर्बल टेस्ट में होते हैं. अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे फिर लिटरेसी की जरूरत है? नहीं जरूरत है. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट. इसमें वी डू द मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड SFBT. SFBT में क्या होता है कि एक बोर्ड होता है हमारे पास में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, उसके खांचे बने होते हैं, एंड उसके साथ में हमें वुडन ब्लॉक्स दे रखे होते हैं सेम शेप्स के, और बच्चे को वो उसके अंदर फिट करना होता है.
ठीक है। अब बच्चा जितनी देर में वो फिट कर रहा है उसको, हम उसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं, देन टाइम जितना टाइम उसने लिया है इसके लिए, उसके बेसिस पे हम उसका आईक्यू निकालते हैं। दिस इज एसएफबीटी टेस्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? मैनिपुलेशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट उठा रहा है, उसको सही जगह पे लगा रहा है या गलत जगह पे लगा रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट में। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे लिटरेसी की जरूरत है? नहीं है जरूरत। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज्यादातर डिफरेंशिएशंस में ही आते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर के बेसिस पे जो टेस्ट है वो डिवाइडेड है इनटू कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायस्ड टेस्ट। अब कल्चर फेयर टेस्ट जो है वो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा टेस्ट जो कि है हर कल्चर पे फेयर। मतलब किसी भी कल्चर का बच्चा आए और या क्लाइंट आए, उसके ऊपर हम ये टेस्ट लगाएंगे तो उसके साथ में कुछ बायसनेस नहीं आएगी। मतलब ऐसे टेस्ट जो कि एक तरीके से, ज्यादातर जो कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं वो यूजुअली या तो नॉन वर्बल होते हैं या परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। क्योंकि नॉन वर्बल टेस्ट में भी तुम देखोगे पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस हैं, एंड परफॉर्मेंस टेस्ट में बच्चे को बस कुछ परफॉर्म करना है। तो जितने भी नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट हैं वो सारे के सारे कल्चर फेयर टेस्ट हैं। ऑन दी अदर हैंड कल्चर बायस टेस्ट जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है फेवर करते हैं। या तो वो कल्चर डोमिनेटिंग भी हो सकता है, जैसे ज्यादातर जो हमारे टेस्ट बनकर आए हैं वो वेस्टर्न कल्चर से बनकर आए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए वेस्टर्न कल्चर इस टाइम पे डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेटिंग कल्चर को ऐसे जो टेस्ट हैं वो फेवर करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कल्चर बायस्ड टेस्ट, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को जो है फेवर कर रहे हैं। तो जितने भी वर्बल टेस्ट हैं वो कल्चर बायस्ड हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर मैं कोई भी इंग्लिश वाला टेस्ट ही उठाकर लेकर आऊंगी और कोई इंसान है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता है, ना ही वो इंग्लिश में जवाब दे सकता है, तो वो क्या हुआ? कल्चर बायस्ड टेस्ट हुआ। ऑन द अदर हैंड क्योंकि परफॉर्मेंस और वर्बल टेस्ट में हमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, हमें लिटरेसी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो कल्चर फेयर है। क्लियर है? ठीक है। अगेन इसका जो डिफरेंशिएशन है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, इसलिए मैंने खुद से बनाकर इसमें डाल रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा टेस्ट जो है वो कल्चर फेयर है। ओके। नाउ देयर आर सम मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बहुत सारे यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे सिलेक्शन, काउंसलिंग, गाइडेंस, सेल्फ एनालिसिस, डायग्नोसिस। लेकिन अगर आप ये किसी ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर से नहीं करवा रहे हो तो इसका बहुत बड़ी मिसयूज भी हो सकता है, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली। अब इसके कुछ इल इफेक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले, अगर कोई भी बच्चा जो है वो पोअरली परफॉर्म कर रहा है इस टेस्ट के ऊपर, तो उसके साथ में एक स्टिग्मा अटैच हो सकता है। मतलब जैसे यूजुअली लोग बुली कर देते हैं, फैमिलीज में भी अगर पता चल जाता है तो बुली करने लग जाते हैं कि भाई इसका आईक्यू कम है। और हमारी सोसाइटी में तो बहुत नॉर्मल है कि हर चीज के लिए पागल वर्ड यूज कर देना। तो अगर किसी बच्चे का आईक्यू भी कम आ गया है तो उसको भी पागल बोलना शुरू कर देना। तो ये क्या है? ये एक मिस यूज है आईक्यू टेस्ट का। सेकेंड जो है, जो टेस्ट है वो डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस अट्रैक्ट कर सकता है पेरेंट्स के लेवल पे या टीचर्स के लेवल पे। मतलब अगर पेरेंट्स को पता चल गया और अगर पेरेंट्स इतने एम्पथेटिक या सिंपथेटिक नहीं है, एम्पथेटिक तो बहुत ही बड़ी टर्म हो गई, सिंपथेटिक भी अगर वो नहीं है, तो मे भी अगर बच्चे का जो आईक्यू है वो कम आया है तो उसको वो इल ट्रीट करने लग जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाए। या फिर टीचर्स को अगर पता चल गया है कि भाई बच्चे का आईक्यू कम आया है और टीचर्स उसके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेटिंगली बिहेव करने लग जाएं, या फ्रेंड्स बहुत डिस्क्रिमिनेटिंगली बिहेव कर जाएं, तो अगेन दिस इज अ मिस यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट।
नेक्स्ट इज जितने भी हमारे टेस्ट हैं उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम मिडिल क्लास को या अपर मिडिल क्लास को ज्यादा फेवर कर रहे हैं एज कंपेयर टू लोअर मिडिल क्लास। कैसे? जैसे अगर तुम पढ़ाई कंपेयर करो, एक गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है और एक प्राइवेट स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में फिर भी एटलीस्ट इतना बुरा हाल नहीं है। और जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं फिर कहीं ना कहीं वो ट्यूशंस भी अफोर्ड कर लेते हैं, तो इसलिए वो ट्यूशंस भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती है, मिडिल क्लास वालों की या अपर मिडिल क्लास वालों की। तो हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें हम वही मेजर करते हैं जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अब स्कूल में गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्कोर लो ऑन दोज आईक्यू टेस्ट। और जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके पास में नॉलेज का पूरा भंडार है, उनको देने के लिए बहुत लोग हैं नॉलेज, तो वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज हाउ जो आईक्यू टेस्ट है वो बहुत बड़ी बायस्ड है लोअर मिडिल क्लास के साथ में या पॉवर्टी रिडन लोगों के साथ में। इसके अलावा जो आईक्यू है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अभी तक हमने इतनी थ्योरीज पढ़ ली हैं कि जो आईक्यू है दैट डज नॉट मीन कि बच्चा क्रिएटिव नहीं है। बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, उसके आईक्यू में चाहे प्रॉब्लम है लेकिन बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, अगर तुमने तारे जमीन पर देखी है तो तारे जमीन में उसको डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाया है तो उसकी वजह से बच्चे का आईक्यू जो है वो कम हो गया है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी जो कि उसकी आर्ट में दिखती थी। तो आईक्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्रिएटिविटी। किसी और वजहों से भी बच्चे का आईक्यू बहुत बड़ी गिर जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा क्रिएटिव नहीं है या बच्चे के पास दिमाग नहीं है, बस उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, बच्चे के लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग कभी हो जाती है। सो इसलिए हमें इट इज सजेस्टेड दैट वन शुड गार्ड अगेंस्ट erroneous practices associated with intelligence tests and take the help of trained psychologists to analyze an individual's strengths and weaknesses. इसलिए हमें ऐसी practices में भागीदारी नहीं देनी चाहिए। अगर आपको by any chance, एक तो सबसे पहले IQ टेस्ट का जो भी मेजरमेंट आया है वो रिवील ही नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू है ये। तो अगर वो रिवील हो गया है तो माँ बाप को भी इतना समझना चाहिए कि अगर आपने आईक्यू टेस्ट करवाया तो ढिंडोरा पीट के सब में मत बताओ कि क्या आया बच्चे का। आप बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो, उसके सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा रहे हो। तो हमें ऐसी, और अगर आपको बाय एनी चांस पता भी चल गया तो आई थिंक यू शुड बी एम्पथेटिक इनफ कि आप बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रहे हो। आई नो बुली करना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बुली अगर कर रहे हो तो आप खुद को ही यू आर मेकिंग योरसेल्फ सो सिक that you cannot empathize with that child। वो बच्चा है एक, ठीक है, तो तुम्हें भी अपने लेवल पे बुली नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा हमें जो जाना चाहिए, ट्रेंड लोगों के पास में जाना चाहिए जो कि ये चीजें सही से कर रहे हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। अब ये बहुत नॉर्मल सा है तो इसलिए आई जस्ट गिव इट अ रीड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। इसमें से क्वेश्चन जरूर निकल आता है, तो ये मत सोचना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बारी इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चंस निकल आते हैं और सीयूईटी में भी इसमें से क्वेश्चंस निकले हैं, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते हो तुम। So Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 103 tests of intelligence in India that were available in various languages. तो एक हैंडबुक बनाकर रखी है, मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक, जिसके अंदर 103 टेस्ट है जो कि लॉन्ग और मेहता ने बनाए हैं। और ये 103 टेस्ट जो है इंटेलिजेंस के, वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है इन वेरियस लैंग्वेजेस। Since then, a number of tests have either been developed or adapted from Western cultures. तो बहुत सारे जो टेस्ट हैं हमने वेस्टर्न कल्चर से अडेप्ट करे हैं या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस में अडेप्ट करे हैं। The National Library of Educational and Psychological Tests (NLEPT) at the National Council of Educational Research and Training (NCRT) has documented Indian tests. Critical reviews of Indian tests are published in the form of handbooks.
NLEPT has brought out the handbooks in the area of intelligence, aptitude, personality, attitudes and interest. तो इन सारी हैंडबुक्स जो है NCERT में अवेलेबल है. NLEPT की मदद से NCERT ने इसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ है और इसके रिव्यूज भी हैंडबुक्स में अवेलेबल हैं, जो कि अगेन आप NLEPT के जरिए देख सकते हो, NCERT में भी देख सकते हो. अब बहुत सारे कुछ लिस्ट दे रखे हैं वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के, जो कि हमने इंडियन अडेप्टेशन में डाले हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं आईक्यू टेस्ट के लिए वो है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक है, आज भी सबसे ज्यादा आईक्यू टेस्ट के लिए हॉस्पिटल्स में या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भाटिया बैटरी ही यूज करते हैं. सो वर्बल टेस्ट जो है वो है CIE वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर, Group Test of General Mental Ability by S. Jalota, Group Test of Intelligence by Prayag Mehta, the Bihar Test of Intelligence by S.M. Mohsen, Group Test of Intelligence by Bureau of Psychology, Allahabad, Indian Adaptation of Stanford Binet Test, 3rd edition by S.K. Kulshresht, Test of General Mental Ability, Hindi by M.C. Joshi. इसके अलावा जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं वो है CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ड्रॉ मैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक, अडेप्टेशन ऑफ वेक्सलर एडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल बाय R. रामलिंग स्वामी. सो जो कि हमने शुरुआत में जब पढ़ा था कि किस तरीके से बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बनाए हैं, हमने वेक्सलर के बारे में पढ़ा था एल्फ्रेड बिनेट के जस्ट बाद, कि सबसे ज्यादा आज भी हम वापस ही यूज करते हैं एडल्ट्स के IQ टेस्ट करने के लिए. तो यही वापस की यहाँ पर आपको एंड में जो है फुल फॉर्म दे रखी है, जो कि जिसकी इंडियन एडेप्टेशन जो है R. रामलिंग स्वामी ने दी थी. नेक्स्ट इज कल्चर एंड इंटेलिजेंस. अब जो हमारा कल्चर है वो भी हमारे इंटेलिजेंस को बहुत हद तक अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. अब जो कल्चर होता है एक कलेक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर कस्टम्स हैं उस पर्टिकुलर कल्चर के, बेसिकली उसके कस्टम्स, उसके बिलीव्स, उसके एटीट्यूड्स, अचीवमेंट, आर्ट और लिटरेचर बताते हैं कि कोई भी कल्चर किस तरीके का है. अब जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस की वो ये है कि हमें ये बताता है कि वो एनवायरनमेंट से अडेप्ट किस हद तक कर सकते हो आप अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो. The cultural environment provides the context for intelligence to develop. Vygotsky, a Russian psychologist, has argued that culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them. अब अगर तुम्हें ये चीज क्लास 11 में भी याद हो तो वाइगोट्स्की ने यही बोला था कि हमारा जो माइंड डेवलप होता है वो हम अपने कल्चर से इंटरैक्ट करके ही बनाते हैं. हम अपने कल्चर से, हम अपने एनवायरनमेंट में, हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में जो इंटरैक्शन कर रहे हैं उससे हमारा माइंड डेवलप हो रहा है. एंड दैट इज व्हाट ही इज स्टेटिंग हियर आल्सो, दैट आवर इंटेलिजेंस इज डेवलप्ड बाय आवर इंटरैक्शन विद आवर कल्चर. अब वाइगोट्स्की के हिसाब से जो हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे क्राइंग हो गया, मदर की आवाज सुनकर बच्चा जो है वो एक कूइंग साउंड देता है, ये जितनी भी चीजें हैं वो यूनिवर्सल हैं. लेकिन इसके अलावा आप जो हायर मेंटल फंक्शंस करते हो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सारी की सारी कल्चर प्रोड्यूस होती है. ओके, अब इस तरीके से हमारे पास में दो कल्चर्स हैं एंड दो कल्चर्स के हिसाब से हमारे पास में दो तरीके की इंटेलिजेंस है. एक है टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंटेलिजेंस और दूसरी है इंटीग्रल इंटेलिजेंस. टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो इंटेलिजेंस है वो अगर तो देखोगे, जैसे आज की दौर की जो इंटेलिजेंस है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटेलिजेंस है. हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, हम बच्चों को रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बच्चों को स्पीड में बहुत ज्यादा चाहते हैं कि बच्चा स्पीड से सब कुछ कर ले, एक्यूरेसी होनी चाहिए, मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा रट्टिफिकेशन पे, मगिंग अप पे डिपेंडेंट है. तो इस तरीके की इंटेलिजेंस जो है आज हमारी है
ये है टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटेलिजेंस, जिसमें हम अपने बच्चों को इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो technologically advanced societies adopt child rearing practices that foster skills of generalizations and abstraction, speed, minimal moves, and mental manipulation among children. These societies promote a type of behavior which can be called technological intelligence. In these societies, persons are well versed in skills of attention. आपकी attention बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको prepare ही वैसा करा जा रहा है. आपकी observation, analysis, performance, speed और आप achievement orientation होने चाहिए according to technologically advanced society. Intelligence tests developed in Western cultures look precisely for these skills in an individual. तो जितने भी हमारे वेस्टर्न कल्चर से आए हुए IQ टेस्ट हैं वो सारे के सारे यही एबिलिटीज को देखते हैं और इन्हीं एबिलिटीज को मेजर करते हैं अपने IQ टेस्ट पर. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज नॉट सो वैल्यूड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटीज. तो हमारा जो एशियन सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी यानी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटेलिजेंस को इतना ज्यादा फेवर नहीं करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इंटीग्रल इंटेलिजेंस इज. इंटीग्रल इंटेलिजेंस जो है वो इंडियन कल्चर से निकली है, एशियन कल्चर से निकली है. ओके. Integral intelligence may, contrary to technological intelligence in Indian tradition can be termed as integral intelligence, which gives emphasis on connectivity with the social and world environment. तो हमारे लिए दिमाग की चीजें तो important हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन एक सोशल वर्ल्ड के साथ में और एक इकोलॉजी के साथ में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. ओके. Indian thinkers view intelligence from a holistic perspective where equal attention is paid to cognitive and non-cognitive processes as well as their integration. तो हमारा जो ध्यान है मतलब इंटीग्रल इंटेलिजेंस में हमारे ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी इंपॉर्टेंट है और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड किस तरीके से नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है आपस में इंटरलिंक्ड होकर और हमारी हेल्प करते हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस चीज पर होता है. The Sanskrit word buddhi, which is often used to represent intelligence, is far more pervasive in